दोस्तों, आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर खड़ी है। वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स की माने तो रशिया किसी भी क्षण यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। यूरोप पहले भी दो विश्व युद्ध की जन्मभूमि बन चुका है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो नेटो यूक्रेन के समर्थन में आ जाएगा और रशियन और नेटो फोर्सेस के बीच की लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध को अंजाम दे सकती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज उसके वेस्ट में नहीं बल्कि उसके ईस्ट में मौजूद है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रेसिडेंट पुतिन को एड्रेस करते हुए कहा कि उनको आज यूक्रेन से ज्यादा साइबेरिया के बारे में चिंता करने की जरूरत है। इतिहास में पहली बार एक अमेरिकन लीडर एक रशियन लीडर को यह समझाते हुए नजर आए कि उनको अपने पड़ोसी देश यानी यूक्रेन के फ्रंटियर्स के बजाय खुद के बैकयार्ड यानी साइबेरिया को बचाना चाहिए। पुतिन को आज मिसाइल्स के बजाय मदर नेचर के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन पुतिन वर्ल्ड लीडर्स के उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिनको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने एनिमीज से कितनी स्ट्रेंथ के साथ डील करते हैं। लेकिन आज हमारा प्लैनेट उस मोड़ पर खड़ा है जहां लीडर्स को अपने इस नजरिए को बदलने की बेहद जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आई इस दुनिया में लीडर्स की पॉपुलैरिटी या स्ट्रेंथ इस बात से तय होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को और उनकी आने वाली जनरेशन्स को किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यह एक बात तो साफ है कि यूक्रेन के बजाय साइबेरिया में आज जो हो रहा है उससे रशिया की स्टेबिलिटी को कई गुना ज्यादा खतरा है। और जितनी जल्दी रशिया इस चीज को समझ जाए वो न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रशिया को साइबेरिया से आखिर क्या खतरा है। प्रेसिडेंट बाइडेन साइबेरिया से जुड़े किस चैलेंज की बात कर रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक रशियन टेरिटरी प्लैनेट के बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में 2.5 गुना तेजी से गर्म हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो जून 2020 को साइबेरिया के वेरखोयांस्क शहर में 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। आपको बता दें कि आर्कटिक रीजन में इतना ज्यादा टेम्परेचर इतिहास में पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। इतना ही नहीं, लास्ट ईयर जून में मॉस्को में 34.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ये यहाँ लास्ट 142 ईयर्स में जून के महीने में रिकॉर्ड किया जाने वाला हाईएस्ट टेम्परेचर था। इसके अलावा ये ग्रीन हाउस गैसेस का 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, यानी कि दुनिया भर में 5% कार्बन केवल रशिया द्वारा रिलीज किया जाता है। और तो और इसके पर कैपिटा एमिशंस चाइना के 53% और यूरोपियन यूनियन के 79% से भी ज्यादा हैं। कार्बन के साथ साथ मीथेन गैस के एमिशंस में भी रशिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ये सभी फैक्टर्स इस रीजन के एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से बदलाव ला रहे हैं। और दोस्तों, इस पूरे चेंज का असर हमें साइबेरिया में बहुत भयानक रूप से देखने को मिल रहा है। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, रशियन टेरिटरी का लगभग 65% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से ढका हुआ है और ये मोस्टली रशिया के सर्बियन रीजन में देखने को मिलता है। परमाफ्रॉस्ट उस लैंड सरफेस को कहते हैं जिस पर 2 या 2 से ज्यादा साल से 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हो। ऐसे रीजन्स में सॉइल जमी हुई रहती है और इसी वजह से यहाँ पुअर वेजिटेशन देखने को मिलता है। और ऐसे रीजन्स जहाँ परमाफ्रॉस्ट के वास्ट स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं उनको टुंड्रा कहा जाता है। लेकिन लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नदर्न साइबेरियन रीजन में जो सॉइल इतने सालों से जमी हुई थी वो आज बहुत तेजी से पिघल रही है। इस प्रोसेस को परमाफ्रॉस्ट थॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोसेस रशिया की आर्कटिक सिटीज में बसी 2 मिलियन की पॉपुलेशन और 2 लाख किलोमीटर्स की ऑयल और गैस पाइपलाइंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में रशिया की नोरिल्स्क शहर में एक डीजल शॉर्टेज टैंक फट गया जिसके चलते 21,000 टन ऑफ डीजल्स एम्बर्निया रिवर में और आसपास की सॉइल में बह गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल जैसी क्रूशल रिसोर्स के साथ इस स्पिलओवर ने उस रीजन के एनवायरनमेंट को किस तरह नुकसान पहुंचाया होगा। गौर करने वाली बात यह है कि ये स्पिलओवर परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग से जन्मे किसी नेचुरल ब्लास्ट का नतीजा था। इतना ही नहीं, इन रीजन्स में फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन में होने वाली 29% लीकेजेस और 23% टेक्निकल फेलियर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी प्रोसेस की वजह से होते हैं।
इन रीजन्स में 40% बिल्डिंग्स और ऑयल एंड गैस पाइपलाइन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इस प्रोसेस से रशियन इकोनॉमी को 2050 तक मैसिव $67 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जब परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है तो सॉइल में ट्रैप हुई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। एक स्टडी के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट सरफेस में 30 से 90% तक का रिडक्शन हमारे एटमॉस्फेयर में 10 से 240 बिलियन टन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन और मीथेन रिलीज कर सकता है। और फिर ये प्रॉब्लम केवल रशिया की ही नहीं बल्कि इस प्लैनेट के हर एलिमेंट के लिए हार्मफुल होगी। कई साइंटिस्ट का मानना यह है कि आने वाले 3 दशकों में परमाफ्रॉस्ट की लेयर में फ्रीजिंग प्रोसेस पूरी तरह बंद हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो 2100 तक ये प्लैनेट इसको झेलने में पूरी तरह नाकामयाब हो जाएगा। इस चैलेंज को समझने के बाद आइए अब चलते हैं दूसरे डिजास्टर पर। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि बढ़ते टेम्परेचर और हीट वेव की वजह से आर्कटिक रीजन में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वहां की आइस कैप बहुत तेजी से घट रही है, लेकिन उससे वहां का ओवरऑल रेनफॉल पैटर्न बेहतर नहीं हो रहा है, बल्कि इससे वहां पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे कि फ्लड्स यानी कि बाढ़ और ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद रिपब्लिक ऑफ साखा को लास्ट ईयर अचानक सीवियर ड्रॉट्स का सामना करना पड़ा। ड्रॉट के साथ साथ हाई टेम्परेचर्स की वजह से यहाँ भीषण फॉरेस्ट फायर्स भी देखने को मिला। उसी तरह साइबेरिया के कुछ हिस्सों में हाल ही में सीवियर फ्लड्स देखने को मिली, जिनकी वजह से न जाने कितने विलेजेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए और कितने लोगों को बेघर होना पड़ा। दोस्तों, इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स रशिया के ओवरऑल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आइए इसको भी देखते हैं। दोस्तों, ड्रॉट्स के बढ़ने की वजह से सदर्न रशिया के रिच एग्रीकल्चरल रीजन्स जैसे कि स्टैव्रोपोल और रोस्टोव की प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। 2017 के डेटा के अनुसार रशिया में एग्रीकल्चरल लैंड आधे से ज्यादा घटकर केवल 1,20,000 एकर्स तक रह गए हैं। और तो और ड्रॉट्स की वजह से रशिया के एक मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन स्टेव्रोपोल के वीट प्रोडक्शन में 40% का डिक्लाइन देखने को मिला है। साइंटिस्ट को ये डर है कि यदि ये एग्रीकल्चरल लैंड्स इसी तरह खत्म होते रहे तो रशिया की फूड सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। और तो और रशिया ग्लोबल वीट प्रोडक्शन में 20% कंट्रीब्यूट करता है, यानी ये न सिर्फ रशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्लेशियर्स और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से एग्रीकल्चर के लिए नदर्न रीजन्स में ज्यादा लैंड अवेलेबल होगा। और तो और इंटरनेशनल शिपिंग के लिए उनको आर्कटिक शिपिंग रूट का भी सहारा मिल जाएगा। लेकिन भले ही ये रीजन कुछ समय के लिए एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील हो जाए, लेकिन अगर इस तरह एग्रीकल्चरल जोन्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ शिफ्ट होती रही तो आज के फॉरेस्ट लैंड जल्द ही डेजर्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। ऑल्टो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मुताबिक 2100 तक सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे रीजन्स डेजर्ट्स में तब्दील हो सकते हैं और नदर्न रीजन्स में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ने के कारण टुंड्रा रीजन पूरा का पूरा डिसअपियर हो सकता है। लेकिन एक दिक्कत यह भी है कि नदर्न रीजन्स में किए जाने वाले एग्रीकल्चर न तो क्रॉप्स और ना ही हमारे एनवायरनमेंट की सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए उन रीजन्स में होने वाले एग्रीकल्चर से रशिया को ओवरऑल कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब चलते हैं अगले चैलेंज की तरफ। हालांकि फॉरेस्ट ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करके एक तरीके से नेचुरल कार्बन सिंक का काम करते हैं, पर फॉरेस्ट फायर के केस में यही फॉरेस्ट सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं और पिछले कुछ सालों से रशिया में भयानक फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं। लास्ट ईयर अप्रैल से अक्टूबर तक रशियन टुंड्रा रीजन में इसी तरह का मंजर देखने को मिला। इन फायर्स के दौरान इन रीजन में ग्रीस के साइज जितना एरिया जलकर राख हो गया। साथ ही इन फायर से मैसिव अमाउंट्स में ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। तो जिस मौसम में टुंड्रा रीजन बर्फ से ढका होता है, उस समय में ये रीजन भीषण आग और गर्मी की चपेट में था। इतना ही नहीं, 2020 में इस रीजन की स्नो कवरेज में पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि क्लाइमेट चेंज रशिया में किस तरह के रिजल्ट्स शो कर रहा है। अब अगर बात करें कि रशियन इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसको 2 तरीकों से देखा जा सकता है। पहला है डायरेक्ट इफेक्ट। रशिया के ऑडिट चैम्बर के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से आने वाली ड्रॉट्स,
फ्लड्स, वाइल्ड फायर्स और परमाफ्रॉस्ट डैमेज से अगले एक दशक तक हर साल रशिया का जीडीपी 3% तक डिक्रीज होगा। साथ ही क्लाइमेट चेंज से उनकी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हार्म से 2050 तक रशिया को $99 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट की। दोस्तों, रशिया की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन आज पूरी दुनिया लो कार्बन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ शिफ्ट कर रही है और ये रशिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स और उनकी पूरी इकोनॉमी के लिए एक सीरियस लॉन्ग टर्म थ्रेट बन सकता है। रशियन इकोनॉमी कई सालों से लो ग्रोथ का सामना कर रही थी, ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक ने उसको और भी स्लो कर दिया। ऐसे में अगर रशिया का फॉसिल फ्यूल्स का बिजनेस बंद होता है तो उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। उल्टा ऐसा होने से उनके क्लाइमेट बजट्स और भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। हालांकि रशिया के पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का भी इनफ पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उनके एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। उदाहरण के तौर पर विंड, सोलर और जियोथर्मल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 0.1% से भी कम है। अगर बात करें न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर सोर्सेस की तो उनका कंट्रीब्यूशन 36% के आसपास है और ये कंट्रीब्यूशन 2050 तक केवल 43% तक बढ़ सकता है। जबकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक घटाने के लिए हमें 2050 तक ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन में रिन्यूएबल सोर्सेस के कंट्रीब्यूशन को 70 to 80% तक लेकर जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ना तो रशियन गवर्नमेंट फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन को कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है और ना ही वो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हैं। और तो और हमें रशियन पॉलिसी मेकर्स से भी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। अभी तक प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते थे कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा नहीं बल्कि यूनिवर्स के किसी अननोन प्रोसेस की वजह से हो रहा है। और तो और 2003 में जब उनसे क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज रशिया जैसी कोल्ड कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि आज वो उस खतरे को रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि उसको कंट्रोल करना रशिया के हाथों में नहीं है और जब तक ग्लोबल डिमांड है तब तक रशिया को अपनी एबंडेंट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस को दुनिया भर में बेचकर प्रॉफिट जनरेट करते रहना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने देखा कि नदर्न रीजन में क्लाइमेट चेंज की वजह से रशिया और भी ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड ऑब्टेन कर सकता है। यहाँ कुछ लीडर्स मानते हैं कि इन एरियाज को यूटिलाइज करके रशिया अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकता है, जिससे हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर रशियन इकोनॉमी की ओवर डिपेंडेंस भी कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हम अभी देख ही चुके हैं कि कैसे इस तरह के प्रेडिक्शंस बिल्कुल बेसलेस और अनसाइंटिफिक हैं और ये रशियन इकोनॉमी को बचाने के बजाय उनको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, भले ही प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट बाइडेन के सजेशन पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन एक बात तो तय है कि रशिया को आज नेटो के एक्सपेंशन से ज्यादा सर्बिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज से खतरा है। आज भले ही रशियन पॉलिसी मेकर्स क्लाइमेट चेंज में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज उन सभी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। कहने का मतलब यह है कि भले ही आज रशियन लीडर्स उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आने वाले समय में वो चाह कर भी इसके भयानक आउटकम्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी यूएस लीडर्स रशिया की बात करते हैं तो वो आमतौर पर प्रेसिडेंट पुतिन की ऑथोरिटेरियन रेजिम, उनकी न्यूक्लियर और साइबर कैपेबिलिटीज, उनके द्वारा इलेक्शंस में की गई इंटरफेरेंस, रशिया द्वारा यूक्रेन और सीरिया में मिलिट्री इंटरवेंशंस, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसी प्रायोरिटीज इस लिस्ट का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। लेकिन आज ये बात क्लियर है कि रशिया का आने वाले भविष्य और उसकी पावर प्रोजेक्शंस किसी लीडर या उनकी पॉलिसी से ज्यादा क्लाइमेट चेंज के द्वारा तय की जाएंगी। दोस्तों, इस डिस्कशन से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रशिया को आज किन प्रायोरिटीज पर ध्यान देना चाहिए। और केवल रशिया ही नहीं बल्कि ये बात आज हर देश के ऊपर समानता से लागू होती है। आज विश्व के हर देश को चाहिए कि वो अपनी मिस इन्फॉर्म्ड प्रायोरिटीज में ना उलझे और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक और सस्टेनेबल मेजर्स एडॉप्ट करे। तो दोस्तों, ये थी कहानी साइबेरिया की। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।